आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन पर अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। पिटीशन थी कि सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है और उसमें भी जो प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन ना दिया जाए, क्योंकि उससे मेरिट को नुकसान होता है। क्या वास्तव में मेरिट को नुकसान होता है? सरकार की मंशा क्या है, राज्य सरकारों की मंशा क्या है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है, ये जानने के लिए आज विशेष चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे साथ है इंजीनियर कुलदीप रामटेके जी, डॉक्टर पुरेन चंद्र मेश्राम जी और एडवोकेट आकाश मून। तीनों पैनल है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक एडवोकेट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसे रोका जाए और इसके लिए एक पिटीशन डाली गई और बहुत सालों से इस पर कार्रवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग उसको वैसे ही रखेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आखिर तारीख जैसे हम देखते हैं तारीख पे तारीख, तो इस सिलसिले में भी और एक तारीख आगे कर दी गई है। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस केस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से हस्तक्षेप याचिका करता हूं। तो जो सवाल आपने पूछे उससे जुड़े हुए ही इस केस के संदर्भ में कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। 2017 में हाई कोर्ट मुंबई का रिजल्ट आया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो जीआर है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 25 मई 2004 का, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाईकोर्ट रोकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन एक्ट है वो रिजर्वेशन एक्ट अंडर सर्टन कंडीशन कुछ बातें कह के उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल रिजर्वेशन एक्ट को कोई पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन हम यहाँ आपको आपके जो रिजर्वेशन इन ऑल क्लास 1 पोस्ट प्रमोशन में उसको हम पाबंदी लगाते हैं। तो गवर्नमेंट के वकील ने उनको ये कहा कि हमें कुछ अपील करने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। तो तकरीबन अक्टूबर 2017 से लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के साथ लड़ रहे हैं। इतने साल गुजर गए तो अभी जनवरी 28 को यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमको ये कहता है कि हम क्वांटिफाइबल डेटा के बारे में अभी कुछ फिलहाल कहेंगे नहीं, ये तो राज्य सरकारों का निर्णय है और हमें याचिकाकर्ताओं को इस बात के ऊपर आपत्ति है। पहली बात। दूसरी, 1995 से मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद ये केस लड़ता हूँ, कभी खुद लड़ा है, कभी संगठन के माध्यम से, तो मैं देख रहा हूँ आरक्षण के जो भी मुद्दे आते हैं और प्रमोशन के, उसे कोई टाइम लिमिट न्यायालय निर्धारित नहीं करता और इससे सबसे बड़ा दुष्परिणाम यूं समझिए कि महाराष्ट्र की बारे में अगर सोचा जाए तो 14,50,000 हमारी सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से हम 4,07,500 SC ST DT NT और SBC ये सारे लोग हैं। तो इनके जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी रहती है अवसर, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रतिकूल और निगेटिव परिणाम हो रहा है। तो इस संदर्भ में मुझे यही कहना है न्यायपालिका से कि इतने 2-2, 3-3 साल लगाओगे तो वो तो इनजस्टिस में ही गिना जाएगा। बिल्कुल इनजस्टिस में गिना जाएगा। पुरेन चंद्र मेश्राम सर, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि वो राज्यों को और केंद्र सरकार को निर्देश भी देता है कि एक तारीख निश्चित की जाए, डेटा के बारे में बोलता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि तारीख तय होना चाहिए, कालावधि तय होना चाहिए, डेटा के संकलन के बारे में, तो ये किस तरफ, आपको क्या लगता है किस तरफ इशारा है सुप्रीम कोर्ट का? मैं ये समूचे विषय को जब देखता हूं तो भारतीय संविधान ने जो है वो रिजर्वेशन के संरक्षण की जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और इस देश के न्याय व्यवस्था को दी। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कलम हो या कोई भी प्रावधान हो या कोई भी अधिकार हो,
वो अधिकार का रक्षा करने की जिम्मेवारी स्टेट की है, और अगर स्टेट उसको रक्षा करने में अगर नहीं कर पाता तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, वो तो जुडिशरी। तो जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जुडिशरी, इनकी ये जिम्मेवारी होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रिजर्वेशन आपने हमको दिया हुआ है तो इसको प्रोटेक्शन देने की जवाबदारी ये दो स्तंभों की है। दुर्दैव की बात ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दो स्तंभों को हमारे आरक्षण को संरक्षण देने की जिम्मेवारी सौंपी है, अगर यही स्तंभ आरक्षण के लिए धोखादायक अगर बन जाएंगे तो संविधान के लिए सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा आया कि रक्षा करने की जिम्मेवारी आपको दी हुई है। भाई स्टेट को 16(4) में कहा हुआ है कि भाई आप जो भी तुम्हारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको पर्याप्त प्रमाण के अंदर पब्लिक सर्विसेज में तुमने रिजर्वेशन देना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। और स्टेट गवर्नमेंट अगर ठीक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, जो स्टेट को जिम्मेवारी सौंपी थी रिजर्वेशन देने के बारे में, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन हो या सर्विसेज में रिजर्वेशन हो, वो स्टेट नहीं दे रहा। स्टेट जीआर निकाल रहा है कि इनका रिजर्वेशन निकाल दो, और बाद में लोग वो जीआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, माए बाप आप रक्षा करो, आपको ये संविधान की तरतूत का रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। तो वो भी स्टेट के तरफ उंगलियां बताती है और उंगलियां स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगलियां बता रही है। ये जो करंट वाला जो डिसीजन जो अभी आपने जिसका उल्लेख इसमें किया हुआ है, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि भाई आज ऐसे परिस्थिति में आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट अभी ये जिसमें जो है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्शन दिया हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंकना चाह रही है। तो हमारा कहना ऐसा है कि ये दोनों जो आयुध है, ये दोनों मिलके ये चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन नाम की जो भी कोई संकल्पना हो या जो भी कोई राइट हो उसे कैसे खत्म किया जा सके, या लोगों को मिलने के लिए उसमें कैसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें पैदा की जा सके, इसीलिए काम कर रहे हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट के बारे में दिया हुआ जजमेंट हो, या फिर सबरवाल केस के अंदर रोस्टर के बारे में दिया हुआ जजमेंट हो, या तुम्हारे स्पेशलाइज पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं देने के बारे में दिया हुआ जजमेंट हो, या प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देने के बारे में जजमेंट हो, या 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देने के बारे में जजमेंट हो, सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट जो है ये सारे जजमेंट इस बात की तरफ अंगुली निर्देश करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिजर्वेशन दिया हुआ है या जिसको स्टेट ने भी नोटिफाइड किया हुआ है, वो रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सारे निर्णय की वजह से उसमें बहुत बड़ी रोकथाम की हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने के बजाय ये रिजर्वेशन को खत्म करने का बहुत बड़ी साजिश इस देश में न्याय व्यवस्था ने की है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी निर्णय दिए रिजर्वेशन के सिलसिले में, सरकार ने को उसका अधिकार है, उसका रिव्यू लेना चाहिए, और जो भी निर्णय आरक्षण के खिलाफ में है वो सारे आरक्षण के खिलाफ में होने वाले सारे निर्णय हैं, उसमें आवश्यक है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहिए। और मुझे लगता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में एक सेंट्रल लेवल का इस प्रकार का रिजर्वेशन एक्ट हो जो प्रोटेक्टेड हो, कि इसके बारे में बाद में लोगों ने इस रिजर्वेशन के सिलसिले में बार बार कोर्ट में जाना और बार बार उसको रोकना, ये बातें रुकनी चाहिए। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है, परमानेंट सोल्यूशन की बात मैं करता हूँ, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकालना चाहिए। राज्य शासन सारे अब अपने जीआर निकाल दीजिए। आप मुझे बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन 13 से लेकर आखिरी तक जितने भी लोग जो कानून बने हुए हैं उसका अलग अलग एक्ट निकले हुए हैं। अरे सादा एट्रोसिटी के बारे में एट्रोसिटी एक्ट निकला हुआ है, लेकिन जो रिजर्वेशन 16 प्रोवाइड करता है उस रिजर्वेशन के बारे में कई एक्ट नहीं है। गवर्नमेंट की जीआर के ऊपर, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर आप आरक्षण दे रहे हो, तो ये नोटिफिकेशन तो कहीं पर भी चैलेंज हो रहा है। सादे ये महाराष्ट्र के मैट में चैलेंज हुआ है वो, और जिसके अधिकार कक्ष में नहीं था मैट के, वो मैट बोलता है कि रिजर्वेशन जीआर के ऊपर तो मेरे को स्टे देने का अधिकार है, वो मैट स्टे दे रहा है उसके ऊपर। बाद में सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हाई कोर्ट उसको शिक्कामोर्तब कर रहा है। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन के इश्यू को इस देश की सरकार
और इसकी जुडिशरी बहुत हल्के में देख रही है, उसे परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रही है। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि रिजर्वेशन के इशू को, इस प्रकार का रिजर्वेशन एक्ट, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल सर्विसेज के बारे में और सारे स्टेट गवर्नमेंट में उसके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इस तरह से प्रोविजन करना चाहिए कि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है और जो क्वेश्चन खड़े करता है या जो भी रिजर्वेशन के बारे में आज जो क्वेश्चन खड़े किए, सारों के जवाब उस रिजर्वेशन एक्ट को कल तुमको जुडिशरी में तुम दे पाए। इसके लिए मुझे लगता है कि एक प्रकार का जन आंदोलन खड़ा करने की जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए परमानेंट उसका सोल्यूशन निकले। बिल्कुल एडवोकेट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 जो बराबरी का अधिकार देता है, और इस पिटिशन में इसी को कंसिडर किया गया है कि जब अनुच्छेद 16 से सब बराबर है तो कुछ लोगों को प्रमोशन क्यों, कुछ लोगों को रिजर्वेशन क्यों, जबकि 16(4) और 16(4)(a) रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बात रखता है। आप कैसे समझाएंगे इसको कि इस तरह से संविधानिक पिछड़े में डालकर उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं, और रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे खत्म हो, इसकी एक साजिश है, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले कुछ तथ्यों को समझना पड़ेगा। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के संदर्भ में, पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में, हमें इस विषय को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई थी वहां से हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारी जो फैक्चुअल चीजें होती है वो आती नहीं है लोगों के सामने, वो आना जरूरी है। उससे लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे और लोगों को समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल फाइट कैसे करनी है। तो ये सबसे पहले जो है अय्यर साहब ने ये मुद्दा उठाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में ही होना चाहिए। जो सर्विसेज आप 16(4) में ला रहे हो उसमें प्रमोशन भी इंक्लूड होना चाहिए। और इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इवन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 1964 टू 1965 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो दिया गया है, यानी प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया गया, डिनाई किया गया नहीं था। हुआ ऐसे कि 1990s में इंदिरा साहनी का जब केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इंदिरा साहनी के केस में ये सारे जो मुद्दे थे कि रिजर्वेशन नौकरियों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसमें सबसे मुद्दा जो था वो था मंडल कमीशन में जो आरक्षण है तो ओबीसी के लिए 27%, उस आरक्षण के संदर्भ में वो केस थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाएं लांगी, जैसे वो हमेशा लांगता है, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे 2 विवादित बयान किए। पहला विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि जहां तक नौकरियों में आरक्षण का सवाल है उसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो नौकरियों में प्रमोशन मिलता है उसमें जो आरक्षण होता है वो आरक्षण आप 16(4) में नहीं दे सकते, यानी अनुच्छेद 4 आर्टिकल 16 में आप वो आरक्षण नहीं दे सकते। यानी उन्होंने एक तरीके से ऐसा कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन जो प्रमोशन जो है उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी एक बहुत विवादित बात उन्होंने की कि जितना भी कुछ आरक्षण है उसमें 50% का स्लैब लगा दो आप, यानी 50% के आगे कोई भी आरक्षण का कोई भी जो चीज है जाएगा नहीं। जितने भी क्लासेस है, जितने भी कैटेगरीज है, वो 50% में ही आपको जो है उनको एडजस्ट करना है। इन सारी चीजों का परिणाम यह हुआ कि 16(4) का इफेक्ट जो था वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में वो खत्म हो गया। अब आपको प्रमोशन के मामलों में, यानी नौकरियों में जो प्रमोशन होता था उसके मामले में क्लास 1 क्लास 2 में आपको कहीं पे भी क्लेम करने की जो है अथॉरिटी नहीं थी। फिर हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, जो बड़े बड़े उच्च पद है उस पर जो है हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या करना। तो उन्होंने फिर अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 16(4)(a) लाया। आर्टिकल 16(4)(a) लाने के बाद उसमें उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशली बोला कि इनके मामलों में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा इन द मैटर ऑफ प्रमोशंस इन द सर्विसेज। ये आने के बाद हुआ ऐसे कि और भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी मच गई कि रोस्टर वाले लोग जो थे वो छूट गए पीछे। अब वो रोस्टर वाले लोग दौड़े पार्लियामेंट के पीछे, पार्लियामेंट को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। तो फिर पार्लियामेंट ने उसमें और एक अमेंडमेंट किया कि आप इनको कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स दीजिए, कॉन्सिक्वेंशियल इनको जो है इनकी सीनियरिटी जो है वो सीनियरिटी इनको प्रदान करिए। तो ये सब चीजें हुई और उसके बाद कहीं ये मामला जाके शांत हो रहा था। तो फिर नागराजन की केस में
आर्टिकल 16(4)(a) और आर्टिकल 16(4)(b) को जो है वो चुनौती दी गई। अब जब नागराजन के केस में चुनौती दी गई तो नागराजन की केस में बोला गया है कि नागराजन की केस कहती है कि ठीक है, हम वो 50% के स्लैब को नहीं छुएंगे, वो तो ठीक है, जैसा है वैसा है। लेकिन जहां तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ये है कैटेगरीज है, इनमें बैकवर्डनेस का किसी भी तरीके का एडस्टिक जो है, पैरामीटर जो है, निकट जो है, वो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो डाटा है हमारे पास उससे साबित होता है कि ये लोग एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये लोग सोशली बैकवर्ड है, और इस कारण से जो है इन लोगों को जो है इनके बैकवर्डनेस की कोई स्टिक नहीं होगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहते कहते ये भी कहा, मोस्ट सरप्राइजिंगली, एक जगह वो कह रहे कि कोई एडस्टिक नहीं लगेंगी, लेकिन वो बोलते कि प्रमोशन के मैटर में आपको एडस्टिक लगानी पड़ेगी, आपको इंपीरियल डाटा जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद इनको सही में सीमित या सफिशिएंट जो है प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए, वो समुचित प्रतिनिधित्व मिलता है कि नहीं, इस बारे में आपको पहले सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा स्टेट को, उसके बाद स्टेट जो है वो अवार्ड करेगी रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में। तो इस तरीके की सारी चीजें हुई। नागराजन का केस आते आते नागराजन ने एक चीज करी कि नागराजन ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संविधानिक जो वैधता है आर्टिकल 16(4) की, उसको हम कायम करते हैं। आर्टिकल 16(4) है और 16(4)(b) को हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और उसमें डांडी डाल दी, हम बोलेंगे कि वो कह रहे हैं कि अभी ना प्रमोशन आपको चाहिए ना अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए ना प्रमोशन में, तो आपको अभी इंपीरियल डाटा स्टेट्स को लाना जरूरी है। अब ये पोजीशन है एज ऑफ नाउ जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, और इस पोजीशन को जो है टाइम एंड अगेन बहुत लोगों ने चैलेंज किया। इवन नागराजन के जजमेंट होने के बाद भी काफी सारे, अशोक कुमार का जजमेंट आया, उसके बाद वो जजमेंट है वो भी आया, जनरल सिंह के जजमेंट में भी उन्होंने नागराजन की केस को जस्टिफाइड किया। लेकिन जस्टिफाइड करने के बाद वो ये कहते हैं कि ऐसा तो कोई एडस्टिक है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, हम ये मानते हैं कि हाँ, प्रमोशन के मैटर में जो है वो एडस्टिक होना चाहिए इंपीरियल डाटा का। यानी अगर आपको सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस जब तक साबित नहीं करेंगे और इनका सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, जब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी, तब तक इन लोगों को जो है वो रिजर्वेशन प्रमोशन के मैटर्स में नहीं दिया जाएगा। इस तरीके का ये हुआ। इसके बाद इन नागराजन और कर्नल सिंह के जजमेंट को फॉलो करते हुए हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद 2001 में जो एक्ट आया महाराष्ट्र का, उसमें उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जो है वो लीगलाइज किया और उसको इन्फोर्स किया। इन्फोर्स करने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब ऑलरेडी आपके पास स्टेट लेजिस्लेचर था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक अलग से जीआर लाया और वो जो एक्ट था उसी की प्रोविजन उठा के बोले कि अभी इनको इम्प्लीमेंट हमको करना है, जबकि वो एक्ट वॉज ऑलरेडी इन्फोर्स्ड। जो एक्ट इन्फोर्स हो उसमें अलग से जीआर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पूरा षड्यंत्र था ऐसे लगता है। फिर वो जीआर आया, फिर वो जीआर को लेके एक थातुर मातुर एप्लीकेशन की विजय घोगरे ने चीफ सेक्रेटरी के पास, और फिर जब उसे लगा कि अभी यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वो एज सपोर्टेड बाय ब्राह्मण्स लॉबी एवरी टाइम, ये लोग गए हाईकोर्ट में गए, पहले हाईकोर्ट में पिटीशन करी, हाईकोर्ट में इन्होंने स्टे लाया, एक्ट के ऊपर भी स्टे लाया और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के ऊपर भी स्टे लाया। फिर उसके बाद नागराजन की जजमेंट मीनवाइल फ्लो हो रही थी, तो फिर नागराजन की जजमेंट को कंसीडर करो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ इसमें बनाई भी गया था। सुप्रीम कोर्ट बनाए ने वो पूरा प्रोसीडिंग्स ही चैलेंज किए थे इन्होंने, और बनाई सुप्रीम कोर्ट गया था, तो इनकी पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ करी। बाद में नागराजन का जजमेंट आने के बाद फिर इन्होंने बोला कि आप रिकंसिडर करो अभी स्टेटस को, और जो इन्होंने स्टेटस को दिया था, स्टे दिया था उस एक्ट के ऊपर। ये सारी चीजें हो जाने के बाद हुआ ऐसा कि सरप्राइजिंगली अब ऐसा हो कि करना क्या, तो इन्होंने फिर क्या किया, हाई कोर्ट खुद ही बोलता है कि नहीं आप तुम मैट के सामने जा सकते हो, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाओ, वहां पे आप एक केस लड़ो। उस पूरी पिटीशन को महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भेजा। महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक सरफिरे जज ने, जिसको लॉ समझता है कि नहीं समझता है मुझे नहीं पता, उसने सारी चीजें बोल दी कि ये एक्ट इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है 2004 का वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब दोनों चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसने जो है हेल्ड कर ली। फिर वापस हम लोग
हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन डाली, उस पिटीशन में महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम भी पार्टी थी। फिर उस पिटीशन में अब देखिए सर, इसमें अब मैं बताता हूं कि क्या होता है जुडिशियल सिस्टम में। कि पहले 2 जजेस बैठे थे इसमें, एक अनूप मोहता साहब और एक सैयद साहब। अनूप मोहता साहब ने इस जो एक्ट है उस एक्ट के फेवर में जजमेंट दिया। इनका इंडिपेंडेंट जजमेंट था और वो जजमेंट इनिशियली सैयद साहब ने साइन भी किया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, और जो एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उसको इन्होंने जो है हेल्ड किया, अफेल किया, और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन को भी अफेल किया। और उन्होंने बोला कि कुछ पैरामीटर्स को आप जो है मेंटेन करिए, नागराजन के केस को मेंटेन करिए, और आप इस तरीके से जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। अब ये करने के बाद 2 दिन के बाद सैयद साहब जो है वो अपना एक अलग से बेंच बिठाते हैं कि नहीं, आई एम नॉट एग्रीड विद द जजमेंट। और उसके बाद वो बेंच बिठाने के बाद फिर वो और बहस होती है, फिर ये अपना एक दूसरा जजमेंट देते हैं। और एक माइनॉरिटी का जज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो वहां पे आके बोलता है कि नहीं, वो जो एक्ट है 2004 का वो टू सम एक्सटेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जहां तक वो SC ST तक सीमित है 2001 के एक्ट का, लेकिन जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से आप प्रमोशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको नहीं दे सकते। और फिर ये जो सारा मामला है, ये मामला करवाया गया सिस्टमेटिकली एक ऐसे आदमी के हाथ से जो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। अब इन दोनों के हो गए झगड़े, 2 अलग जजमेंट आ गए। अब क्या करना, तो एक तीसरे आदमी को लाया, वो सोनक साहब आ गए उसमें। फिर एक तीसरे आदमी को रेफरेंस किया, जो कि मुंबई हाई कोर्ट का जो अपीलेट साइड रूल्स है उसमें इस तरीके का रेफरेंस कभी होता नहीं है। ये यानी इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि इस तरीके का रेफरेंस आया। वो रेफरेंस आने के बाद सरप्राइजिंगली सोनक साहब ने जो है, जो सैयद साहब ने जो उनके जजमेंट में लिखा, यानी ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस तरीके से नागराजन के जजमेंट को जब तक आप फॉलो नहीं करते, जबकि फॉलो किया गया था अनूप मोहता साहब के कहने के अनुसार या उनके जजमेंट के अनुसार, तो बोले जब तक फॉलो नहीं करते तब तक बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर ये सब बोझा उठा के हम जो है, ये सारा बोझा, कागजों का बोझा उठा के हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हुआ ऐसे कि अलग अलग तरीके से वकीलों ने जो है फाइट किया। मैं खुद उसमें समता सैनिक दल की तरफ से हमारी खुद की एक पिटीशन है जिसमें हम लोगों ने भी फाइट किया, कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, बहुत बड़े बड़े वकील भी लगाने की कोशिश की, वकील भी लगाए, काफी पैसा भी लिया समाज से, और वो केस लड़ा है। लेकिन हुआ ऐसे कि उस केस में भी बहुत सरप्राइजिंग चीजें ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑलरेडी जब कुछ इश्यूज पे डिसीजन हो चुका है, तो उन्हीं इश्यूज को फिर से कंसिडर करने के लिए, नागराजन के केस में जो इश्यू थे उसको फिर से रिकंसिडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आप और फिर से पीठासीन करिए। इस तरीके की याचिका वहां की गई, इस तरीके से प्रेयर की गई। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया। अब हम आते हैं जजमेंट के कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ भी नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, क्योंकि उसमें जो सारी केसेस थी वो सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की कुछ केसेस है, बाकी कुछ अदर स्टेट्स के भी केसेस है। तो उस केसेस में उन्होंने क्या किया, वो मेरिट पे नहीं गए। उन्होंने ये बोला कि हमने एचजी को बोला था, वहां अधिवक्ता जो है, कि आप कुछ इश्यूज फ्रेम करिए कि किस तरीके से हमने जो है रिजर्वेशन, हमने प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। तो 6 जो पॉइंट्स थे, वो 6 पॉइंट जो है वो महाधिवक्ता ने जो है वो कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए रखे। वो 6 पॉइंट में मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसका जिस्ट ये था कि आपको अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, प्रमोशनल पोस्ट में रिजर्वेशन देना है, तो उसके लिए स्टेट के लिए क्या एडस्टिक होनी चाहिए, यानी क्या निकष होनी चाहिए। वो निकष जब हम लेते हैं तो एन नागराजन के जजमेंट का उसमें क्या इफेक्ट होना चाहिए, और इस तरीके की और कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें कही गई है। और उन इश्यूज के ऊपर, 6 इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया है। इट्स नॉट अ जजमेंट, ये सिर्फ ऑर्डर है। और उसके बाद जितनी भी सारी केसेस है, जैसे उसमें हमारी भी केस है, सर की भी केस है, बाकी लोगों के भी केसेस है, ये सारी अब उनके ऑन मेरिट पे जो है वो केसेस जो है डिसाइड होगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी स्टेट की जिम्मेवारी एक ही बनती है जो उन्होंने करनी चाहिए, वो ये है कि उन्होंने इंपीरियल डाटा जो है
जिस तरह, क्योंकि एम नागराजन में वो सेटल्ड हुआ प्रिंसिपल है, और बाद में जो जजमेंट्स है उसमें वो सेटल्ड हुआ, तो आपको अभी डाटा के सिवा प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए तो आपको डाटा देना ही पड़ेगा। तो अभी स्टेट्स की जिम्मेवारी ये है कि ये इन्होंने जो डाटा अभी सबमिट किया वो भी अंडर स्क्रूटिनी है, वो डाटा फिर से स्क्रूटिनाइज करे, अच्छा डाटा जो है वो सबमिट करे। कर्नाटका स्टेट में जिस तरीके से ये सेम इशू के ऊपर जजमेंट आया है कर्नाटका स्टेट के बारे में, उसी तरीके का जजमेंट लेने की हम लोग कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो दिक्कतें हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें कम होने में मदद होगी। और मैं पूरन मेश्राम सर और कुलदीप रामटेके सर से बिल्कुल भी एग्री हूं कि ये पूरी तरीके का षड्यंत्र होता है कि हम लोग सिर्फ दौड़ते रहे पोस्ट टू पिलर, हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, रस्तों पे उतरते रहे, मार खाते रहे, मार खाने के बाद फिर झुक जाए और कुछ हमें हमारे मुंह में निवाला डाले और हम शांत बैठे और कुछ ये दे दें। तो इसका कहीं ना कहीं परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सेंट्रल एक्ट्स बनाने से भी कुछ नहीं हो गया, ऑलरेडी एक्ट्स आए हुए हैं इसके बारे में, स्टेट में एक्ट आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ अपने महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, हर जगह आया हुआ है, क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 16(4). अगर आपको स्टेट में अगर आपको रिजर्वेशन प्रमोशन के मैटर्स में रिजर्वेशन चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक का अगर हम लोग जर्नी देखते हैं इस इशू के संदर्भ में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अफर्मेटिव रही है। उन्होंने जो है अमेंडमेंट लाए हैं, जो अमेंडमेंट आया है 16(4)A और 16(4)B, ये सेंट्रल उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट नहीं लाया है 2000 और 2001 में। तो हमें इन बातों को भी समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किनके साथ है, हमारी लड़ाई है ब्राह्मणों के साथ। बिल्कुल, अब मैं आपको रोकूंगा सर। ये बहुत मामला पेचीदा है कि एम्पिरिकल डाटा भी सबमिट करना है, और रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो वैधता है, जो डेट है, उस पे भी स्टेट और सेंट्रल को निर्णय लेना है, ऐसा कोर्ट का भी कहना है। लेकिन एम्पिरिकल डाटा का पेज क्या है? आम जनता इसको समझ नहीं पा रही है कि इस तरह का डाटा जब हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो सारे वोटरों की लिस्ट आ जाती है, तो इस तरह का एम्पिरिकल डाटा स्टेट को देने में या केंद्र सरकार को ये करने में क्या दिक्कतें होती है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। क्वांटिफाइबल डाटा बोलते हो उसको। क्वांटिफाइबल डेटा कैसे तैयार करना, सोशल बैकवर्डनेस कैसे डिसाइड करना, पावर्टी कैसे यानी गरीबी कैसे डिसाइड करना, एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसे डिसाइड करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, इसका पूरा का पूरा बुकलेट मैंने खुद जाके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को डॉक्टर साहब और एडवोकेट साहब खुद दिया है। वेरी गुड। और उनको रिक्वेस्ट किया कि चाहे 1000 आप घूमो, चाहे हाईकोर्ट को चैलेंज करो, इसको इधर उधर जाओ, आपको ये डेटा तैयार करना पड़ेगा। एडवोकेट साहब ने बराबर बताया। पवित्रा केस में सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटका ने ये डाटा बना के दिया, उसके चार्ट दिए 200 पेज, और इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के पास में 15 दिन का काम है। प्रीतम जी, इच्छा शक्ति नहीं है, तो अब आगे क्या करना? तो सबसे पहले एडवोकेट साहब ने जो बोला ना कि एक्ट में 5 में तरतूद है, यानी ये प्रोविजन है कि ऑल क्लास 1, मैं भी था उस ड्राफ्टिंग में। हमने ऑल क्लास 1 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों लाया, क्यों नहीं अप टू क्लास 1 सेंट्रल गवर्नमेंट? हुआ ये था, राज्य सरकार ने इसी नागपुर में 13 दिसंबर 1995 को एक बदमाशी की, डेप्यूटी इंजीनियर कैडर को इन्होंने क्लास 1 डिक्लेयर कर दिया। पहले हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जाते थे, डेप्यूटी कलेक्टर हम बनते थे क्लास 1 सर्विसेज में। एक कैडर नीचे लाने के कारण पूरे सर्विस लॉ में ही हड़कंप मच गया। वो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को चैलेंज किया, वो भी अब न्यायपालिका तो थोड़ी बायस भी है, तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा, जो सर्विस लॉ में काम करते, कि इसका जड़ क्या है। कल ये नायब तहसीलदार को क्लास 1 कर डालेंगे महाराष्ट्र के लोग। तो हमने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल क्लास 1 हो, ताकि गवर्नमेंट की सारी बदमाशियां खत्म हो जाए।
एडवोकेट साहब ने बरोबर कहा, 1960 में हमारा महाराष्ट्र आया, यानी स्थापना हुई। पहला वैलिडेटेड जीआर 23 मई 1974 को निकला, रिजर्वेशन अप टू क्लास 1। तब तक के डीटीएनटी और एसबीसी तो नहीं थे, लेकिन डीटीएनटी विमुक्त जाति और भटका जमाती। उसके बाद में 76 में डॉक्टर साहब काल क्लास 1 में रिजर्वेशन है करके जीआर निकला, लेकिन उन्होंने भी ड्रॉ कर दिया। इन सारे खेल में क्या हो गया कि हमारे लोग फंस गए। तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है उस जमाने में था ही नहीं, हमारे वैकेंट पोस्ट रहती थी एससी एसटी की। तो मैंने कहा कि चलो भाई अभी आगे इसको भरेंगे। इस लफड़े में और इस सिलसिले में क्या हुआ कि राज्य सरकार हमारे अगेंस्ट में थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कि ये रिजर्वेशन एक्ट बना लिया जाए ताकि प्रोटेक्शन मिले। 2004 से लेके तो आज तक के महाराष्ट्र सरकार ने रिजर्वेशन एक्ट के कोई कानून नहीं, बार बार कहने के बाद उनके नियम नहीं बनाए। सिर्फ एक जीआर निकाला जिसका उल्लेख एडवोकेट साहब ने किया 25 मई 2014, और उसमें उन्होंने एक किया जिसको गोगरे ने चैलेंज कर दिया। हमने कभी मराठाओं को चैलेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, हम उसके ऊपर बाद में कभी बोलेंगे। तो ये जो एडवोकेट साहब ने बोला बराबर बोला। अंडर आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैट को ये कोई अधिकार नहीं कि किसी गवर्नमेंट के एक्ट को कैंसिल करे। ये महाराष्ट्र के ट्राइब्यूनल ने सीखना चाहिए कि ट्राइब्यूनल चलाई कैसी जाती है। ट्राइब्यूनल इसलिए बनी थी कि इंडिविजुअल केसेस हैंडल करो, तुम कोई एक्ट नहीं कैंसिल कर सकते। 288 MLA जिसको सैंक्शन कर रहे विधानसभा में, उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। तो मैट तो मेरा तो अपना कहना है कि ये बंद कर देना चाहिए, इनको लॉ भी ठीक से इम्प्लीमेंट करते नहीं आता। रहा सवाल हाई कोर्ट का, तो एडवोकेट साहब ने जो बात कही है, 2 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो जस्टिस बालकृष्णन साहब के सामने ये केस गई थी, और मैंने हमको पूछा गया कि तुमने 50% की लिमिट क्रॉस की क्या? तो मैंने कहा नहीं, अरुण जेटली भी साहब थे तब जिंदा थे। तो तब बालकृष्णन साहब के कारण हम लोगों को रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन इंप्लीमेंट करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद में उसकी लीगल स्क्रूटिनी हुई, क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर था। तो ये इतिहास ये कहता है। और 2 बातें बह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अंडर आर्टिकल 153 ऑफ मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन, मलेशिया की सरकार के बजाय पार्लियामेंट ने ये लिख दिया कि आवर एक्ट विल नॉट बी ओपन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर स्क्रूटिनी, यानी हम जो मलय लोगों को वहां के आरक्षण दे रहे हैं उसको किसी भी प्रकार के पब्लिक डोमेन में चर्चा न की जाए। जब 1957 में मलेशिया ये कर सकती है, तो फिर महाराष्ट्र या भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती? 100 से 150 केसेस है एडवोकेट साहब जहां हमारी बातों को चैलेंज कर दिया जाता है, और लड़ो केस तुम सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और हमारे डॉक्टर पूरन मेश्राम साहब ने सही कहा कि इसका सॉल्यूशन अलग से निकलना चाहिए। होता कैसा है कि हमको हमेशा रास्ते पे उतरना पड़े, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज टू प्रोटेक्ट अस सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कानून समझता है, जस्टिस तो हमको भी समझता है, हम भी तो बाबा साहब को पढ़ते रहते हैं। तो ये जो कानून और न्याय और के बीच की जो गैप है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से कि वो भरे। डॉक्टर साहब, सर जैसे कह रहे हैं कि कानून और न्याय, इसके बीच में बहुत बड़ी गैप है। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसकी डेट, ये तमाम जद्दोजहद में एक बड़ा समय निकलते जा रहा है, और बहुत सारी अपॉइंटमेंट है वो रुकी पड़ी हुई है। ये इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही है। इस नुकसान के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा, इसमें मेरिट भी जा रहा है और हमारा नुकसान भी हो रहा है। आप देखिए, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई, तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में पढ़ने का तो संवैधानिक अधिकार तो 1950 में मिला है, बराबर। महाराष्ट्र में कितने शेड्यूल कास्ट के ग्रेजुएट है, उसके आंकड़ेवारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में गवर्नर जनरल को दी थी। उसमें 21 लोगों का फिगर दिया था बाबा साहब।
तो 1942 में शेड्यूल कास्ट में 21 ग्रेजुएट थे महाराष्ट्र में, तो 1950 में क्या स्थिति होगी? बराबर है। तो इसका मतलब है कि 1950 में अनुसूचित जाति में कोई ग्रेजुएट नहीं थे। इसका मतलब कोई भी ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम तो ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो 1950 में आपने एजुकेशन का रिजर्वेशन दिया और 1950 में आपने सर्विसेज का भी रिजर्वेशन दिया। एक कॉन्ट्रडिक्शन कैसा हो आपको ये बता रहा हूं कि उसके बाद ग्रेजुएट होने को और पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए तो 1950 के बाद 1975 तक तो शेड्यूल कास्ट का आदमी क्वालिफाई नहीं हुआ। 1975 में वो क्वालिफाइड होता है, सच है। क्लास 1 के लिए ग्रेजुएट बनता है, पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, पोस्ट ग्रेजुएट बनने के बाद लेक्चर के लिए क्वालिफाइड होता है वो। तब तक तो 1950 से लेकर 1975 तक तो ये 25 साल तो क्वालिफाइड होने के लिए गए हैं। आपने 25 साल रिजर्वेशन कहा दिया। ये जो सेव मेरिट वाले जो बात करते हैं कि भाई ये कितने साल आप रिजर्वेशन दोगे, 70 साल अभी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन देके, उसके बाद भी आप रिजर्वेशन कंटिन्यू दोगे, तो उनके लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि भाई ये 25 साल तो क्वालिफाई होने के लिए गए। और उसके बाद आप देखिए 1975 के बाद एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के एडवर्स डिसीजन जो है वो आने शुरू हो गए। देख लो आप, सही बात है। 1975 में लोग क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड होने के बाद में लोग बड़े बड़े पदों पर जाके बैठने लग गए। पदों पर जाके बैठने लगने के बाद उनको लगा कि भाई अभी तो ये क्लास 1 के पोजीशन पे बढ़ रहे, क्लास 2 के पोजीशन के बढ़ रहे, सिंगल आइसोलेट पोस्ट के ऊपर भी बढ़ रहे। तो ये पोजीशन पे आने के बाद में वहां पर जुडिशियरी ने उसके बाद आप देखिए 1980 के बाद इंटरव्यू करना शुरू कर दिया आपने। तो दलित समाज के लोग जो है, पिछड़े समाज के लोग जो है, हैव नॉट वर्ग के लोग जो है, जब क्वालिफाइड नहीं थे तब तक संघर्ष नहीं था। लेकिन जब क्वालिफाइड हो गए, मेरिटियस हो गए, एलिजिबल हो गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने शुरू हो गए। आप देखिए तो पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सिंगल आइसोलेट पोस्ट का जजमेंट आया हुआ है 80 के बाद में। भाई जो रिजर्वेशन सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट में अल्टरनेटिव दिया जाता था, एक बार रिजर्वेशन को, दूसरे बार ओपन कैटेगरी को, यानी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता था। 1942 में बाबा साहब गवर्नर जनरल को डिपुटेशन देते वक्त कहते हैं कि मैं मिनिस्टर हूं, लेकिन मिनिस्टर बनने से लोगों के सवाल नहीं छूटेंगे जब तक इस देश के धोरण तय करने वाले प्रक्रिया में शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल नहीं होंगे। वो रिजर्वेशन की बात नहीं करते, बाबा साहब बात करते हैं कि इस देश के पॉलिसी मेकिंग में और इस देश के डिसीजन मेकिंग में जब तक अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जमाती के लोग शामिल नहीं होंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए रिजर्वेशन को बाबा साहब कहां से जोड़ते हैं? पॉलिसी मेकिंग से जोड़ते हैं। ये लोग जब अंदर जाएंगे तब पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में जाएंगे, तब कहीं अपने समाज का कल्याण करेंगे। इसलिए मैं रिजर्वेशन की बात बाबा साहब करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए जो धोरण तय करने की प्रक्रिया से ही इनको अनटचेबल कर दो। आप समझ रहे हैं बात को? डिसीजन लेने की प्रक्रिया से ही इनको अनटचेबल कर दो। इसलिए सिंगल आइसोलेट पोस्ट से रिजर्वेशन निकालना यानी इस देश के धोरण तय करने वाले प्रक्रिया से तुमको अनटचेबल करना है। इस सबसे पहले अनटचेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लाई हुई है, आपको बता रहा हूं मैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, आज महाराष्ट्र के अंदर सारे प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो सिंगल आइसोलेट पोस्ट है होगी। किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल की पोस्ट अभी रिजर्व नहीं है, रजिस्ट्रार की पोस्ट रिजर्व नहीं है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की पोस्ट रिजर्व नहीं है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन की पोस्ट रिजर्व नहीं है। ये सारे सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट होगी। अब इस सिस्टम के अंदर जो धोरण तय करने वाली जो सारे पद को सिंगल आइसोलेट पोस्ट के नाम के ऊपर आपने ओपन कर दिया, इसका मतलब ऐसा है कि देश के बहुत बड़े तबके को जो बाबा साहब पॉलिसी मेकिंग में लाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, आपने उनको अनटचेबल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो जुडिशियरी ने किया हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद दूसरा जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है 50% को रिजर्वेशन नहीं देंगे। आप 85% जो 90% पॉपुलेशन को 50% इसकी बात करते हैं, जिसका उल्लेख वकील साहब ने बहुत अच्छा किया कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात आई कहां से आई। भाई आप ही एडुकेसी की आप बात करते हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि पूरे सोशल तुम्हारे सर्विस सेक्टर के अंदर 50% पोस्ट बाय प्रमोशन भरी जाती है, 50% पोस्ट बाय रिक्रूटमेंट भरी जाती है, तो आप 50% में रिजर्वेशन देना चाहते हैं और 50% जो जगह है वहां रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, तो पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कैसे? आप तो 50% में रिजर्वेशन दे रहे हो ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है 16(4)
कि इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अपने प्रमोशन में रिजर्वेशन नकारना, इसका मतलब इस राज्य के 50% जगह पे रिजर्वेशन को नकार देना है। और स्टेट में ऐसी भी बहुत सारी जगह पोस्ट है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी नहीं आती, वो प्रमोशन से भरती है। हमारे यहाँ का अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, हमारे यहाँ के ये सारे जो पद जो है, ये सारे प्रमोशन चैनल के पद है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पद ऐसे बहुत स्टेट में ऐसे पद है। तो इस सिंगल आइसोलेट पोस्ट का रिजर्वेशन निकाल दिया आपने, जो डायरेक्ट पदोन्नति से पद भरते वहां का रिजर्वेशन आप लोगों ने हमारा निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि धोरण तय करने की प्रक्रिया में आप जिस तरह से अनटचेबिलिटी ला रहे हो, ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं रिजर्वेशन के मुद्दे से ये प्रमोशन को नहीं देखता हूं, मैं इस मुद्दे पे देखता हूं कि रिप्रेजेंटेशन, हमको इस देश के पॉलिसी मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं, हमको इस देश के डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सरकार सिंगल आइसोलेट पोस्ट को तुमको निकाल देना, और ये सारे प्रमोशन के बड़े पोस्ट, जिसे क्लास 1 की इन्होंने बात की, ये पोस्ट से तुमको निकाल देना, इनकी सीधी साजिश है। आप क्लास 3, क्लास 4 ये पद के लिए आप प्रमोशन लो, हमारी कोई हरकत नहीं। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट को आप देखोगे तो वो तुमको धोरण तय करने वाले जो पद है उससे तुमको आइसोलेट करना चाहती है, वो नई अनटचेबिलिटी लाना चाहती है। और इसलिए इस मुद्दों को देखते हुए, केवल रिजर्वेशन के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अपने बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि ये सारे प्रक्रिया के अंदर, ये सारे डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया के अंदर, धोरण तय करने की प्रक्रिया के अंदर, कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर तुमको जिस तरह से अनटचेबल रखने की जो साजिश चल रही है, वो साजिश को लोगों के सामने आपको लाना पड़ेगा। ये बात को मैं यहाँ पर ध्यान में रखूं। दूसरी बात, ये जो डाटा की बात यहाँ पर की, भाई डाटा बनेगा कौन? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि पर्याप्त मात्रा में आपको रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला, ये अगर तुमको एसेस करना है तो आपने उसका डाटा करना चाहिए। डाटा जमाने की जवाबदारी है किसकी? स्टेट की है ना। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिन जो कहा है वो क्लैरिफाई कर दिया उसने कि भाई ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। और दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि आप लोग सिंगल चिल्ड्रन पोस्ट के बारे में आप क्यों करते हो, आप कैटेगरी यूनिट बनाओ। यानी जो प्रॉब्लम खड़े हो रहे ना, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम खड़े कर रही है कि हम लोग ये जो डाटा है वो कौन से बेस पे खड़ा करेंगे, तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई तुम कैटेगरी यूनिट बनाओ, और कैटेगरी यूनिट बना के उसके आधार के ऊपर आप एक अपना बना दो एक डाटा कि भाई ये इसके अंदर इतने ये पोस्ट है, ये इस कैटेगरी के अंदर, और इसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। ये एक बार तुम कागज के ऊपर लाओ, और तुम्हारे सामने मॉडल है ना कर्नाटक गवर्नमेंट का। तुमको ये जिसका उल्लेख वकील साहब ने किया, जो महाधिवक्ता ने जो क्वेश्चन खड़े किए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसकी क्या हैशटैग है, अरे कर्नाटक गवर्नमेंट ने वो जो हैशटैग लगा के वो जो डाटा बनाया, और जिसको डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गया है, उसको शिक्का मोर्तब हो गया है। तो जो डाटा को शिक्का मोर्तब है, तुम्हारे पास तो मॉडल है ना कर्नाटक गवर्नमेंट का, वो लो ना भाई मॉडल ऑफ, और मॉडल के आधार के ऊपर आप अपना डाटा तैयार करो। उसमें प्रॉब्लम क्या है? जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आप डाटा बनाओगे नहीं और बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये क्वेश्चन खड़े करोगे, पूछोगे कि ये कैसा बनाएंगे, इसका हैशटैग क्या रहेगा, उसके निकष क्या रहेंगे, उसके क्या रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या हमने तुमको एजुकेशन, तुमको क्या तुम्हारा प्रबोधन करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं? ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है कि स्टेट रिजर्वेशन देने की जिम्मेवारी स्टेट की है। इसलिए डाटा भी आप तैयार करो, और वो डाटा कितने साल के बाद आप लोगों ने उसका रिव्यू करना चाहे वो भी आप तय करो। वो हमारे ऊपर जिम्मेवारी मत फेंको कि सबने सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। और आप अपनी जिम्मेवारी ठीक से करते या नहीं करते, ये असेस करने की जिम्मेवारी आज हमारी है। कम से कम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बात का स्टैंड लिया हुआ है कि आप हम पे मत फेंको। ये सारी बातें ये स्टेट की जिम्मेवारी होंगी, डाटा तय करने की भी, बनाने की जिम्मेवारी होंगी, और उसका जो पीरियड है, उसके निकष है, कैसे बनोगे, वो भी ये तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी। कल हमको तुमने कोई इस बात को कुछ बोलना नहीं, अब तुम पे जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है। अब तुम पे सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेवारी डाल दी, और आने वाले तारीख को सुप्रीम कोर्ट तुमको पूछेगी कि भाई हमने तुम पे जिम्मेदारी डाल दी है, अब तुमने क्या किया। 24 फरवरी को उनको पूछेगी। तो अभी उन्होंने वो कैडर को यूनिट बना के तुम लोगों ने उसका डाटा बनाना चाहिए, एक प्रकार का उसने हिंट उनको दे दिया। उसके बाद में तुम्हारे पास कर्नाटक गवर्नमेंट का तुम्हारे पास में मॉडल है,
आप लोगों ने डाटा बनाने को आपको रोका किसने? जब आपने पॉजिटिव एफिडेविट फाइल किया है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कि वी आर फेवर ऑफ द प्रमोशन इन रिजर्वेशन के बारे में, तो आप ये क्वांटिफाइड डाटा तैयार करने के आपकी तकलीफ क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे यहाँ पर भी जो सारे लोग हैं, हमारे संगठन तो है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि नहीं कि केवल वो इतना कहेंगे कि इस खगड़ा माजा मुड़े, तो इससे उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना भाई। आज कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे इतने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आज राज्य में इतने हमारे एमएलए बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तुमको बार बार स्टेट को उंगली निर्देश करती है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है ना, किसकी जिम्मेवारी है? तो ये स्टेट में जो लोगों की सरकार है, आज फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाले लोगों की सरकार ऐसा ही कह रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन के आधार पे इन्होंने एक डाटा जो भी सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बाद में वो डाटा को फिर से अच्छे उसको शिक्का मोर्तब करके डाटा सबमिट करे, ताकि ये चाहती इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम ये प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के हम लोग हक में हैं, तो मुझे लगता है कि वो बात पूरी हो सकती है। और सवाल नियम का नहीं है, सवाल नीति का भी नहीं है, सवाल नीयत का है। अगर तुम्हारी नीयत अगर साफ है तो नीतियां अपने आप लागू होगी, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है तो नीतियां कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार की नीयत का सवाल है और उसके इच्छा शक्ति का सवाल है। सरकार की नीयत के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा पड़ेगा और उसके इच्छा शक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी बात आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें भी जो गवर्नमेंट को इंडिकेशन दी है, वो केवल आने वाले 24 फरवरी को राह देखने के लिए नहीं है। उसके आने के बाद लोग तालियां बजाना शुरू कर दिया, लोगों ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्का मोर्तब कर दिया, बैठे हुए आराम से। लेकिन कोई गवर्नमेंट को ये बोलने को खाली है कि भी वो इंडिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो उसने कहा है कि भाई कैडर को यूनिट बना के आप लोगों ने डाटा तय करना है, कि उसके गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसके बारे में गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो भाई उसके बारे में क्वेश्चन को इंडिकेशन दिया हुआ है उन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट तुमको 24 फरवरी को पूछेगा मैंने जो इंडिकेशन तुमको दिया था, व्हाट इज योर प्रोग्रेस? तो सवाल है कि वो जो भी डायरेक्शन उन्होंने दिया हुआ है, वो डायरेक्शन जो है उनका जजमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ इंडिकेशन तो दिए हुए हैं। उन्होंने जो इंडिकेशन दिए हुए हैं, उस इंडिकेशन के आधार के ऊपर तुमने क्या काम किया, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट फिर 24 फरवरी को करेगा और एक ऊपर हाथ उठाएंगे। तो मेरा कहना है कि जो भी सत्ता में हमारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की सारी जिम्मेवारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिए हुए हैं या जो भी इंडिकेशन दिए हुए या जो भी निर्देश दिए हुए, उस आधार के ऊपर आप अपनी साइट को पक्की बनाइए, मजबूत बनाइए और लोगों के सामने एक चित्र रखिए कि हम रिजर्वेशन के साथ में हैं, हम रिजर्वेशन के प्रोटेक्शन में हैं। ये सारे राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है समय। बिल्कुल एडवोकेट साहब, मैं आपके तरफ आऊँगा। बहुत बड़ी बात है कि एक इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हमारे तमाम जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिकेशन आया है या जो उन्होंने तारीख दी है और उन्होंने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लोग ये समझ रहे हैं कि अब हमारा प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसको कोई आड़े नहीं आ सका। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि वो आखिर स्टेट के डाटा पे निर्भर करता है कि आगे क्या प्रक्रिया होगी। लोग ये समझ रहे हैं कि अब प्रमोशन में रिजर्वेशन का कोई अड़थड़ा था वो खत्म हो गया। दूसरी बात, एक नई बात सामने आ रही है, जिस तरह से ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाई गई, उसी तरह एससी एसटी को भी एक क्रीमी लेयर लगे, इस तरह के भी षड्यंत्रकारी विचार आ रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर इस बार भी इस विचार को लाया गया कि जो सदन है उसको इस प्रमोशन में रिजर्वेशन का विचार न किया जाए। सीधी सी बात है कि कोई क्लर्क लेवल से वहां तक जाता है, पढ़ के वहां तक जाता है, तो साहजिक है कि 20 साल की 15 साल की उसकी सर्विस होती है और फाइनेंशियली वो स्टेबल होता है। ऐसे इसमें अगर इस तरह की कोई बात आती है कि अगर वो सदन है तो उसका विचार न किया जाए, इसको आप कानूनी तौर से कैसे देखेंगे? नहीं, इसमें सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और जिस चीज को जो है पटल पे कभी लाया नहीं जाता, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मामले में, या तो फिर सर्विसेज में रिजर्वेशन देने के मामले में, या शिक्षा में रिजर्वेशन देने के मामले में, वो जो जजमेंट आप अगर पढ़ेंगे, उसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, तो एक चीज आपको ध्यान में आएगी कि ये सारे जो जजमेंट है उसमें जो मैंडेटरी पावर्स दिए हुए हैं, यानी
मैंडेट क्या है आपके, जो ये सारे अधिकार कहाँ से फ्लो होते हैं, आर्टिकल 14 से चालू होते हैं और आर्टिकल 16 तक जाके ये जो रिजर्वेशन के जो आपके सर्विसेज और शिक्षा में जो रिजर्वेशन है वो अधिकार जाके समाप्त होते हैं। ये एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि ये सारे अधिकार जो है मूलभूत अधिकार है, और मूलभूत अधिकार जो है वो मैंडेटरी होते हैं, वो इन्फोर्सिएबल होते हैं। मूलभूत अधिकारों को डायरेक्टरी या फिर डिस्क्रेशनरी लेवल में या उस डिवीजन में नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ये सारे जो मूलभूत अधिकार है उनको डायरेक्टिव या तो फिर नॉट मैंडेटरी बनाने के, यानी ये लागू होंगे या लागू नहीं भी हो सकते हैं, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये प्रक्रिया चल रही है। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे चल रही है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में हम बैठे तो इसी मुद्दे को लेंगे। ये करतार सिंह के मामले में और एक चीज सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं, स्टेट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन ही दे, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। जबकि आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) शाल का यूज करता है, बोलता है कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन तुमको देना ही पड़ेगा। जब तक आप समुचित रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व देते नहीं हो तब तक ये समझा नहीं जाएगा कि ये जो मूलभूत अधिकार है इनकी प्राप्ति उन वंचित लोगों को, उन शोषित लोगों को हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जरूरी नहीं है कि स्टेट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देना ही चाहिए, एट देयर डिस्क्रिशन, अगर उनको लगता है तो वो दे। इसका मतलब क्या है कि स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि आपको देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी मैंडेट है, आपके मूलभूत अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है या निभाने की जो प्रक्रिया है, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है दो तार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था कि जो मैंडेटरी कंडीशन है, जो मूलभूत अधिकारों की प्रक्रिया है, वो मूलभूत अधिकारों की प्रक्रिया जो है वो अबाधित रहे। ये नहीं हुआ। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला पूर्व मेश्राम सर ने, कि हमें जो है पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा, हमें लॉ मेकिंग में जाना पड़ेगा, और तब जाके हो सकता है कि ये जो सारी विपदाएं हमारे सामने बार बार खड़ी होती है ये कम होगी। मैं इनसे थोड़ा सा मैं दूसरी राह ऐसी पकड़ूंगा इस विषय में कि अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें या पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो ये काम होता है पार्लियामेंट का, यानी संसद का, या जो इकाइयां होती है राज्य की संसद, विधिमंडल, उनकी विधिमंडल, उनकी ये जिम्मेवारी है। वहां पे आपका रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में तो ऐसा है कि जानबूझ के वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बार बार 10 साल का था वो 10 साल के रिजर्वेशन को अभी तक बढ़ा के अमेंडमेंट ला लाकर उसको बढ़ाया जाता है, और किया वो जाता है कि इनमें से जो अपनी निष्ठा नहीं रख सकते समाज के प्रति, ऐसे लोगों को वो जो पार्टी है, जो प्रस्तापित समाज की जो पार्टियां हैं, वो वैसे ही लोगों को वहां चुन के भेजती है, और वो आपके हक और अधिकारों के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। आप अगर उनसे चर्चा भी करने जाएंगे, अगर कुलदीप सर या पूरन सर अगर ये विषय लेके भी गए उनके सामने, तो उनको तो पहले आधा घंटा समझते नहीं विषय क्या है। अब सवाल ऐसा है कि आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, आपका रिप्रेजेंटेशन है। सवाल ऐसा है कि सही रिप्रेजेंटेशन, जिस पार्टी से जिस विचारधारा का रिप्रेजेंटेशन वहां जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। सारे जो है डुबियस और फेक और एक डिस्गाइज वाले लोग वहां बैठे हुए हैं, जिनको आपके हक और अधिकारों से कुछ भी लेना देना नहीं है। समाज के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा फिर से कि समाज बहुत ज्यादा उदासीन है अपने अधिकारों को लेकर आज भी। और जैसे सर तो, हम तो सर को बचपन से सर का नाम सुनते आ रहे हैं काफी, कि पैंथर का एक मूवमेंट चला था जो 1970s-80s में। तो आप इन सारे मूवमेंट्स को देखिए, सॉरी सर लेकिन ये सारी मूवमेंट स्पॉन्टेनियस थी। इस मूवमेंट में एक जो, जैसे सर ने बोला कि 1975 को तो हम हमारे पैर पे खड़े हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, और तब से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हुआ। लेकिन उस बारे में अगर आप देखें तो बाबा साहब के बाद का जो सेकंड जनरेशन था, उनके लीडरशिप में तैयार हुए जो लोग थे, आप कभी उनके थीसिस पढ़िए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वो लोग इतने कैपेबल थे, बाबा साहब ने उनको इतना ब्लेस किया था कैपेसिटीज के साथ, कि वो लोग तब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की प्रक्रिया और गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके पे वो काफी गहन और अच्छे विचार रखते थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मैनिफेस्टो था 1964 का, अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी पे
इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन उस मैनिफेस्टो में मैंने आज तक दूसरे मैनिफेस्टो में नहीं देखा। तो हमारे पास लोग भी थे। सवाल ये था कि जिस तरीके से वो फोर्स जाना चाहिए था समाज के अंदर, जिस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लोग जागरूक ही नहीं हुए। यानी अगर आज हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करते हैं तो आप 10 लोगों को लाइए, किसी को पता ही नहीं है। बच्चों ने तो ये मानने कर लिया है ना, हमारा जो जनरेशन है, हमारे बाद का जनरेशन, वो तो बोल रहा है कि हम सर्विसलेस लोग हैं, अभी हमारे पास सर्विसेज नहीं है। प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो प्रोटेक्ट वही करेगा सर के हिसाब से जिसकी नीयत साफ है। अब नीयत साफ होने वाले लोग आपको जो है पार्लियामेंट में बिठाने पड़ेंगे, आपको संसद, आपको स्टेट असेंबलीज में बिठाने पड़ेंगे, आपको जुडिशियरी में भी बिठाने पड़ेंगे, आपको ब्यूरोक्रेट्स भी उस तरीके से रखने पड़ेंगे। यानी मैं आपको बताता हूँ सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तो काफी सालों से इस मुद्दे को लेके सामने जा रहे हैं। इनको खुद पूछिए कि ऐसे कितने इनके जैसे लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो सेक्रेटरीज रह चुके हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हाईली क्वालिफाइड और हाईली एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, उनका इस विषय पे क्या लेना देना है? वो लोग तो 4 लोग जाते हैं मंत्रालय के सामने झंडे लेके, वो जहां 13.5% और 7% वाले लोग बैठे हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके जो नुमाइंदे हैं वहां पे जो सर्विसेज में बैठे हुए हैं, वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आते हैं जब वो आंदोलन होता है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत है। तो हमने कभी भी विचारशील आंदोलन की प्रक्रिया को जो है, जिसको कांशीराम जी ने थोड़ा बढ़ाने का काम किया था, उस विचारशील प्रक्रिया को हमने लाने का काम ही नहीं किया। और आज हम चिल्ला रहे हैं। हमें चिल्लाने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। हम बोलते हैं कि इन पे, जैसे कोई स्टेट का मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको बोलने से क्या होगा? वो कैबिनेट मिनिस्टर जो बना है वो मेरिट पे बना ही नहीं है। उसको तो उसने जितना लिया उसको वापस देना है। वो क्या करेगा? आपको उसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो आपके पास प्रेशर ग्रुप है क्या? आपके पास प्रेशर ग्रुप नहीं होगा चलेगा, आपके पास प्रभाव डालने वाला ग्रुप है। ऐसे कुछ लोग हैं आपके पास जो दे आर नोन टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ऑनेस्ट, और जो वो जाए और गवर्नमेंट के पीठ पे हाथ रख के बोले या गवर्नमेंट के पीठ को मार के बोले कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की बहुत कमी हो चुकी है। ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, लेकिन अपना काम नहीं कर रहे। जैसे कोई चीफ सेक्रेटरी है, इतने बड़े पदों पे, वो चाहे तो अपने ब्यूरोक्रेट्स पावर को यूज करके स्टेट को कंपेल कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे प्राइवेट बेनिफिट रुक जाएंगे, पर्सनल बेनिफिट रुक जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें, और मैं एक बार कहूंगा कि जितना वो लोग जिम्मेवार है, हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार है। हमने खुद भी सीखना चाहिए कि हमें इन सारी चीजों को अबाधित रखना है। तो हमें हमारे संगठनात्मक तौर पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। कुलदीप सर, आखिरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कुछ पैमाने कोर्ट ने तय किए थे रिजर्वेशन प्रमोशन में। वो पैमाने मैं पढ़ के बताऊंगा और फिर उसका तीसरा पैमाना है, उस पे हम लोग रुकेंगे। एक है पिछड़ापन, जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना जरूरी है। दूसरा था अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सरकारी पदों पर SC ST वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं होना। और तीसरा जो है प्रशासनिक कार्यक्षमता। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कहूंगा कि इस तरह के आरक्षण नीति से कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो तीसरा पैमाना है, इससे कितने सहमत है? क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है मेरिट पर। तो ये तीसरे पैमाने पे आप कितना सहमत है? नहीं, ये तीनों कंबाइन चेक किए जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने पहले सवाल पूछा था, ये सवाल का सीधा ताल्लुक क्रीमी लेयर से भी है। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रीमी लेयर की केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और हमको लड़ना है उसको, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लागू करने के लिए। रहा सवाल पैमाने, आज तक इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, हर जगह इसके ऊपर चर्चा हुई, खासकर पवित्रा में चर्चा हुई, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी उल्लेख किया अपने पवित्रा केस में। जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, मैं उनको मानता हूं। तो ये जो पैमाने हैं, इसके ऊपर 3 प्रकार की चर्चा हुई। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। How court will decide the backwardness of कुलदीप रामटेके as untouchable? कुलदीप रामटेके की अछूतपने की टेस्ट का पैमाना क्या हो सकता है? और दुनिया की कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां पर एक आदमी को जन्म से ही अछूत बना दिया और मरते तक वो अछूत रहे? क्या इतना बड़ा पैमाना काफी?
मैं इस देश की न्याय व्यवस्था से खुद ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्या अपराध था, तुमने मुझे अछूत बना दिया? व्हाट इज रॉन्ग? तो ये बैकवर्डनेस का पैमाना मुझे लगता है SC ST को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत अभी कास्टलेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, दूसरा आपने बोला तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, क्योंकि अभी हम सर्विस में, डॉक्टर साहब पूरन मेश्राम साहब भी जानते हैं, हर साल हमारा एनुअल रिपोर्ट लिखा जाता है और उसमें लिखा जाता है कि हम सर्विस में कंटिन्यू कर सकते हैं या हम उसके काबिल है या प्रमोशन के काबिल है। उसके मापदंड ऑलरेडी डिसाइड। जिस वक्त नागराज का जजमेंट डिसाइड हुआ संयुक्त समय सुप्रीम कोर्ट में था, जज साहब ने खुद हमारे सामने बोली हुई बात है, अंग्रेजी में मैं आपको बताता हूं, माई जजमेंट विल मे और मे बी इंटरप्रिटेड रॉन्गली इन इंडिया। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक से समझे बगैर राज्य और बाकी सारी गलतियां कर क्यों रहे हैं? ये साफ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का पैमाना यह है। रेलवे में इसके ऊपर संशोधन किया गया कि SC ST के कर्मचारी और अधिकारी के कारण क्या रेलवे की कार्यक्षमता कम हुई, और उसमें यह निष्कर्ष निकला कोई कार्यक्षमता कमी नहीं हुई, बल्कि डिपार्टमेंट की शान ऊंची हुई है, क्योंकि हमारे लोग परिश्रमी रहते हैं। तो ये ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। दूसरा पैमाना पर्टिकुलरली कि क्या मैं एक सुपर क्लास 1 बनने के बाद क्रिमिलेयर में आ सकता हूं अनटचेबल करके? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है मेरी आर्थिक क्षमता तो बढ़ गई होंगी, लेकिन मेन बात है कि जिस जातीयता के कारण मुझे धन का अधिकार नहीं मिला, ज्ञान का अधिकार नहीं मिला, सम्मान का अधिकार नहीं मिला, उसमें कमी कहां से आई है? मेरा तो अनुभव है डॉक्टर साहब, जितने बड़े पोस्ट के ऊपर हम जाते हैं ना, उतने ज्यादा अन्याय हमारे ऊपर होते हैं। ये भी सबूत है, मैं भी सबूत हूँ। हमारे CR खराब किए जाते हैं, पेपरों में आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर पूरन मेश्राम यांचे और केसेस नहीं थे, हमारी मीडिया में बदनामी होती है, हमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं जाती थी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर डाला जाता है। यानी हर तरह से हमें बदनाम करने के लिए, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व ना हो, इसलिए हर तरह के षड्यंत्र बनाए जाते हैं। मुझे आप और एक बात बताइए, यह अभी भी चर्चा का विषय है, आज तक के कभी सिद्ध नहीं हुआ कि SC ST के कारण ऐसा हुआ। बदमाश तो महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सदन में मैं बैठा था, ये एफिडेविट लेके आई महाराष्ट्र सरकार, उसमें डॉक्टर साहब ये लिखा था कि SC ST को तो हम दे सकते हैं और DT NT यानी विमुक्त जाति और भटके जमाती को रिजर्वेशन में पदोन्नति दे ही नहीं सकते। ये साफ लिखा उन्होंने SBC। मैंने पूछा उनको ये लिखने की क्या जरूरत है, तो कहने लगे 16(4) आर्टिकल में SC ST लिखा है। अबे कानून के जानकार एडवोकेट साहब बैठे, कोई चीज लिखी गई है, इसका मतलब जो चीज लिखी नहीं गई है उसके ऊपर हमने चेक नहीं करना चाहिए कि वो लागू होती कि नहीं? ये लॉ का प्रिंसिपल है। एवरीथिंग इज नॉट रिटन। DT NT को हम 23 मई 1974 से आरक्षण देते आ रहे हैं, 11% उनको आरक्षण मिलता है। वन फाइन मॉर्निंग सुप्रीम कोर्ट में हमारी महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि हम इनको रिजर्वेशन और पदोन्नति में दे नहीं सकते। तो क्या पूरे 1 मई 1960 से जो लोग आए हैं सर्विस में, उनको क्या रिवर्ट करने वाले आप? कुछ तो सोचा होता चीफ सेक्रेटरी ने, और सरकार ने भी एफिडेविट दे दिया। तो ये सिद्ध करता है इसमें ये सरकार ही हमारे खिलाफ है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, क्या ये जजमेंट के बाद पदोन्नतियां शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, जब तक क्वांटिफाइबल डेटा नहीं देते। अब कई बार तो ये होता है कि गवर्नमेंट को वैकेंट पोस्ट और क्वांटिफाइबल पोस्ट का फर्क नहीं मालूम। इन्होंने दे दिया है डेटा, 14,50,000 मंजूर पोस्ट है, उसमें से 4,07,000 के लगभग SC ST DT NT 33% है। इतनी हमारी पोस्ट खाली है, हम लोग इसको भर देंगे करके। तो इस प्रकार का डेटा दिया, वो डेटा है वैकेंट पोस्ट का, यानी जो पद रिक्त है उसका। तो इसलिए हम अगर महाराष्ट्र को वाकई सही मायने में SC ST DT NT को देना है प्रमोशन या नियुक्तियां, तो उन लोगों ने बैठ के ठीक से करना क्या है ये डिसाइड करना। फिलहाल तो उनकी ये डिजायर
ये आशा या इच्छा शक्ति मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति सरकारों की नज़र नहीं आती। तमाम चर्चा हुई कि रिज़र्वेशन और प्रमोशन में रिज़र्वेशन का जो मुद्दा है, उसको काफ़ी पेचीदा किया गया है। इस कोर्ट से उस कोर्ट तक, कॉन्टिनेंटल डाटा से लेके जिस तरह के क्रीमी लेयर लगाने तक की बात हो रही है, इससे ये मंशा सरकार की और जुडिशरी की भी साफ होती है कि ये जो तबका है, जो दबा कुचला रहा हज़ारों सालों से, और जैसे कि तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 1975 या 76 के बाद ये एजुकेटेड हुए हैं और उसके बाद से ही रिजर्वेशन का फायदा इन्हें मिला है। इस फायदे को सरकारें या जो मनुवादी जुडिशरी में लोग बैठे हैं वो देना नहीं चाहते, और जैसे कि चर्चा हुई कि इसके लिए संगठनात्मक, कानून के तौर पर और सड़क की भी लड़ाई लड़ना बेहद जरूरी है। आप तीनों स्टूडियो में आए, इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।